हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचगर। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल टीचगर में स्वागत है। आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है, इसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत का टॉपिक, जो कि यह मास्टर वीडियो होने वाली है सभी एग्जामों के लिए। इसमें हम लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक के ये वीडियो आप प्रोवाइड होगी आप लोग के लिए, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह से संबंधित है और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आने वाले सभी एग्जामों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे इतिहास। ठीक, इतिहास एक परिचय। इतिहास के बारे में देखें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। पहला भाग है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण की अवधि थी, पुरापाषाण काल की अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक थी। और मध्यपाषाण के काल के बारे में देखें तो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक थी। और नवपाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक इसकी काल अवधि थी। आगे देखें तो इसमें देखें तो अर्ध ऐतिहासिक काल में देखें तो अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता थी। इसमें सिंधु सभ्यता के बारे में देखें तो सिंधु सभ्यता की आपकी 2,500 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व तक इसकी काल थी। और वैदिक सभ्यता का 1,500 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक इसकी काल अवधि थी। वैदिक सभ्यता को देखें तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें देखें तो ऋग वैदिक काल की आपको 1,500 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल की अवधि थी। और उत्तर वैदिक काल के देखें तो उत्तर वैदिक काल की अवधि थी 1,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तीसरा नंबर है। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो ऐतिहासिक काल में आपको प्राचीन भारत आ जाएगी, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। तो प्राचीन भारत की अवधि थी आपको 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक। और मध्यकालीन भारत की अवधि थी 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। और आधुनिक भारत की अवधि थी 1707 ईस्वी से 1964 तक। और आधुनिक विश्व की 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक थी। इसमें हम देखते हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत को हम बहुत सारे स्रोतों से ज्ञान प्राप्ति होती है। इसमें है महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। ठीक है, इसकी काल अवधि देखें सभी को, तो सभी का काल अवधि है महाजनपद काल की अवधि है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। और मगध साम्राज्य की अवधि थी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। और मौर्य साम्राज्य की अवधि थी 3200 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। ठीक, उसके बाद मौर्योत्तर काल की अवधि थी 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक। उसके बाद आगे देखें तो गुप्त साम्राज्य की काल अवधि थी 319 ईस्वी से 550 ईस्वी। और हर्षवर्धन काल की अवधि थी 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक। इसके बाद तीसरा था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने देखा कि आपको 4 भागों में पढ़ा जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व के बारे में। उसके बाद देखें तो प्राचीन भारत के बारे में बता दिए। और मध्यकालीन भारत के बारे में देखें तो मध्यकालीन भारत 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। मध्यकालीन भारत 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन भारत की अवधि थी 8वीं से 12वीं शताब्दी तक।
8वीं से 12वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकालीन भारत की अवधि थी, और उत्तर मध्यकालीन भारत की अवधि 12वीं से 18वीं शताब्दी तक थी। ठीक, आगे देखते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत में हमें उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत मिलते हैं। उसमें उत्तर भारत में राजपूत, पाल, गुर्जर और प्रतिहार होते हैं। दक्कन में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में देखें तो चेरा, पांड्य, चेल और शाही चोल, ये सब पूर्व मध्यकालीन भारत के थे। और उत्तर मध्यकालीन भारत में देखें तो उत्तर मध्यकालीन भारत में हो जाएगा उत्तर भारत में देखें तो दिल्ली सल्तनत, चौहान, मुगल। दक्कन में देखें तो विजयनगर और बहमनी। दक्षिण भारत चोर, देवगिरी, वरंगल और द्वार समुद्र आदि इसमें शामिल थे उत्तर मध्यकालीन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के बारे में देखें तो आधुनिक भारत को हम लोग 4 भागों में पढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था आधुनिक भारत के समय में ही। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं उत्तराधिकारी उस समय आधुनिक भारत काल में ही हुए थे। अंग्रेजों का भारत विजय भी आधुनिक भारत से ही संबंधित है। यूरोपियों की कंपनी का आगमन, सबसे पहला कंपनी आया था पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पे टॉपिक है, जो कि आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूरोप कंपनियों का आगमन, सबसे पहला कंपनी कौन आया था? पुर्तगाली, जो कि 1498 में आया था। उसके बाद डच आया 1602 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज आए 1608 ईस्वी में। उसके बाद फ्रेंच आया 1664 ईस्वी में। ये यूरोपीय कंपनी के लोग थे। उसके बाद देखें तो मुगल साम्राज्य का जो विघटन एवं उत्तराधिकारी थे उसमें कौन कौन थे? तो पहला बंगाल था, उसके बाद अवध हो गई, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद कर्नाटक। अंग्रेजों के भारत विजय देखें तो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1744 से 63 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद बंगाल, प्लासी, बक्सर की विजय क्रमशः 1757 में और 1764 ईस्वी में हुई थी। मैसूर का विजय देखें तो 1799 ईस्वी में हुआ था। मराठा संघ की समाप्ति कब हुई थी? तो मराठा संघ की समाप्ति हुई थी 1817 से 1818 ईस्वी में। पंजाब का अधिग्रहण हुआ था 1849 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं तो अगला चौथा भाग था आधुनिक भारत से ही दास्ता बंधन, राष्ट्रवादी जागरण, स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता और स्वतंत्रोत्तर भारत। तो दास्ता का बंधन में देखें तो अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण किया गया था। इसकी प्रतिक्रिया 1857 के मुक्त संग्राम से हुई थी। राष्ट्रवादी जागरण हुआ था, उसमें देखे थे तो सामाजिक धार्मिक सुधार हुई थी। राष्ट्रवादी जागरण के समय राजनीतिक संस्थाओं का स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में राष्ट्रवादी जागरण के समय। स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता में देखें तो कांग्रेस नरम दल था से गरम दल की ओर क्रांतिकारी आंदोलन किया था। स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता में कांग्रेस ने नरम दल से गरम दल की ओर क्रांतिकारी आंदोलन किए थे। उस समय गांधी युग थी। ठीक, उसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारत देखें तो तत्कालीन समस्याओं का सामना, आर्थिक प्रगति की ओर, विदेशी नीति, गुटनिरपेक्ष आदि स्वतंत्रोत्तर भारत से संबंधित थे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम सब ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जो कि बहुत लगातार जुड़े रहिएगा। आप लोग सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो, तो जरूर देखते रहिएगा। आधुनिक विश्व देखें, चौथा नंबर आधुनिक विश्व है। तो आधुनिक विश्व में 14वीं से 16वीं सदी तक पूर्ण जागरण हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन हुआ और भौगोलिक खोज भी अभियान हुआ था 14वीं से 16वीं शताब्दी में। ठीक है, पूर्ण जागरण के समय आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्तावना बिंदु थी। पूर्ण जागरण धर्म सुधार के समय देखें तो ईसाई धर्म का मध्यकालीन स्वरूप की समाप्ति हो गई थी। आगे देखते हैं 1750 से 1900 ईस्वी में। तो इस समय औद्योगिक क्रांति हुआ था, जो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था और अन्य देशों में फैला था। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? इंग्लैंड से। आगे देखते हैं अमेरिकी क्रांति हुआ था 1776 से 83 ईस्वी में। आधुनिक विश्व में ये सब हमें पढ़ने को मिलते हैं। विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना हुआ था अमेरिकी क्रांति के समय। फ्रांसीसी क्रांति देखें तो फ्रांसीसी क्रांति
89 ईस्वी में मानवाधिकारों का घोषणा हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के समय, और राष्ट्रवाद का उभार हुआ था। जर्मनी व इटली का एकीकरण इसी समय हुआ था। राष्ट्रवाद का उभार के समय 1870 ईस्वी में जर्मनी व इटली का एकीकरण हुआ था। आगे देखें तो इसका अगला देखें तो 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच क्या क्या घटित हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में। पेरिस वर्साई की संधि हुई थी इस समय 1919 ईस्वी में, और राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में। यानी पेरिस की वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी, राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। आगे देखें तो रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, जो विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई थी रूसी क्रांति होने के बाद। आगे देखें तो दो विश्व युद्धों के मध्य यूरोप वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय हुआ था दो विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद फासीवाद का उदय हुआ इटली में, और स्पेन का गृह भी युद्ध हुआ था उसी समय। आगे देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 ईस्वी के बीच हुआ था। यह संपूर्ण युद्ध हुआ था पूरे विश्व में। इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध शांति स्थापना का नवीन प्रयास भी इसी युद्ध में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कुछ थे उसके मुख्य तत्व। तो आगे देखते हैं प्राचीन भारत। देखते हैं प्राचीन भारत में हमें आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत में पहला हम टॉपिक देखेंगे पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, और गुप्त एवं गुप्तेश्वर युग, दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संग्राम युग देखेंगे। भारतीय दर्शनक और 11वां नंबर लास्ट होगा जो कला एवं संस्कृति और प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखकों से संबंधित होंगे इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में आपका फर्स्ट टॉपिक प्राचीन भारत के बारे में देख लें कुछ। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन का स्रोत पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यकार स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत आपको प्राचीन भारत के अध्ययन के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक स्रोत में देखें तो क्या क्या है जो हमें पता चलता है प्राचीन भारत के बारे में। तो इसमें सिक्के से पता चलती है, अभिलेखों से हमें पता चलता है, स्मारक एवं भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरों से हमें ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि हमारे प्राचीन भारत के बारे में बताती है। आगे देखें तो ऐतिहासिक स्रोत भी है, उसमें है भारतीय साहित्य से संबंधित और विदेशी साहित्य जो कि विदेशी यात्राओं के विवरण में हमें मिलते हैं प्राचीन भारत के स्रोत। तो अब इसमें और आगे देखें तो इसमें भारतीय साहित्य में आपको कौन कौन से स्रोत मिलेंगे। तो भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य में देखें तो धार्मिक साहित्य में भी तीन भागों में प्राप्त होती है प्राचीन भारत की ज्ञान। पहला ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में देखें तो बौद्ध साहित्य में सूत्र पिटक में हमें प्राप्त होती है प्राचीन भारत के ज्ञान की। विनय पिटक में, अभिधम्मा पिटक में, मिलंदम पन्हों में, बुद्ध चरितम और द्वार बदान में आपको प्राचीन भारत के बारे में हमें पढ़ने को मिलती है, जो कि उसी से हमें प्राप्त हुई है कि प्राचीन भारत में क्या थी क्या न थी। उसके बाद जैन साहित्य था। जैन साहित्य में थे परिशिष्ट पर्वन, भद्र बहुचरितम, भगवत सूत्र और कल्प सूत्र। ये सब जैन साहित्य से संबंधित थे। धर्मनिरपेक्ष साहित्य से देखें तो इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, कलहन की राजतरंगिणी थी, पाणिनि का अष्टाध्याय था, विशाख दत्त का मुद्राराक्षस था, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम और मल्लिक बिल्गामित्रम था, और रघुवंशम था, मेघदूतम था, और बाण भट्ट का देखें तो हर्षचरित और कादम्बरी थी। यह सभी हमारे प्राचीन भारत के साहित्य के बारे में इससे हमें प्राप्त होती है। तो आगे देखते हैं संगम साहित्य से हमें क्या प्राप्त होती है, किस किस बुक से। तो तिरुकुरम, शिल्पाधिकारम, मानी मेखला और जीवन चिंतामणि, ये सब संगम साहित्य से हमें प्राचीन भारत के बारे में प्राप्त होती है। यूनानियों जब भारत आया था उससे भी हमारे प्राचीन भारत के बारे में कुछ प्राप्त होती है ज्ञान की। तो देखते हैं रोम के लेखक मेगास्थनीज, टॉलेमी, हेरोडोटस, निरियाकस और अस्टिलोबस, ये सब रोम के लेखक थे। इनसे भी हमें प्राप्त होती है प्राचीन भारत के बारे में। फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, ये सब चीनी लेखक थे।
और अन्य विदेशी लेखक में देखें तो अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मुस्दी, मार्को पोलो, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ के थे? तो इब्न बतूता मुरक्का के थे, मार्को पोलो इटली के लेखक थे और अल बरूनी अरब के लेखक थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें हम आप लोग को बता दें चीनी लेखक फाहियान हेंसोंग और इसिंग थे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें हम देख लेते हैं तो वेद से भी हमें प्राचीन भारत की स्रोत के बारे में पता चलता है। तो वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, हमारे 4 वेद हैं। ब्राह्मण ग्रंथ से भी प्राप्त होती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऐतरेयन, कौपितकी और गोपाथ, ये सब हमारे ब्राह्मण ग्रंथ थे। इससे भी हमारे प्राचीन भारत के बारे में स्रोत मिलता है। अरण्यक से भी मिलती है। उपनिषद से, वेदांग से, उपवेद से भी मिलते हैं। अरण्यक में देखें तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी और ऐतरेय से भी हमें प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में प्राप्ति होती है। उपनिषद में देखें तो छंदोग्य, कठ और बृहदारण्यक से आपको प्राप्त होती है। वेदांग में देखें तो वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष है, वेदांग से संबंधित है। उपवेद कौन कौन से हैं? तो उपवेद यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद है। षड्दर्शन में हमें मिलेगा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्ण मीमांस और उत्तरी मीमांस। महाकाव्य में देखें तो महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो महाकाव्य से भी हमारे भारतीय प्राचीन के स्रोत के बारे में पता चलती है। तो महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण, महाभारत। पुराण में देखें कौन कौन से पुराण हैं? तो विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण और गरुड़ पुराण। आगे देखें तो स्मृति से भी हमें स्रोत मिलती है। तो कौन कौन सा स्मृति थी? मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सभी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्राचीन भारत का फर्स्ट टॉपिक पाषाण काल से। पाषाण काल चलिए शुरू करते हैं पाषाण काल से। पाषाण काल का फर्स्ट क्वेश्चन आपको है जो कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इसमें। तो इसमें आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो इतिहास का ये फर्स्ट टॉपिक पाषाण काल है। तो देखते हैं पाषाण काल के बारे में। तो यहाँ लिखा गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो देख लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल की अवधि कब से कब तक थी? तो पूरा पाषाण काल की अवधि थी आपको 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की अवधि कब से कब तक थी? तो मध्य पाषाण काल की अवधि थी 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद देखते हैं नव पाषाण काल की अवधि कब से कब तक थी? तो नव पाषाण काल की अवधि 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक नव पाषाण काल की अवधि थी। और उत्तर पाषाण काल की अवधि देखें तो उत्तर पाषाण काल की अवधि 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक थी। आप लोग लगातार जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को अगर सुन भी रहे हैं तो आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको याद हो जाएगी। तो आप लोग की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पाषाण युग के बारे में देखें तो पाषाण काल के बारे में अभी हम आपको बता दिए। यहाँ पे कुछ रिवीजन करने का टॉपिक है। तो पाषाण युग इतिहास काल वह काल है जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांस्य युग तक विस्तृत था। इसमें पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नव पाषाण काल थी और उत्तर पाषाण काल था। आगे देखते हैं। तो मानव सभ्यता का आरंभिक काल कौन सी थी? मानव सभ्यता का आरंभिक काल के 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सी काल इसमें नहीं है? तो देखिए इसमें महापाषाण काल नहीं है, लेकिन मानव सभ्यता का आरंभिक काल थी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे देखें, अगला है निम्नलिखित में विचार करने को कहा है। तो इसमें देख लेते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। उपयुक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं? यानी यहाँ पे दिया हुआ है तो किस काल को आपको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा जाता है? तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नव पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ पे छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, तो इसलिए उसको हम माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी कहते हैं। अब इसका देखें तो लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक काल को हम मध्य पाषाण काल युग कहते हैं।
इस काल के पाषाण औजार सामान्यतः बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इस औजार में हड्डियों, लकड़ियों की मुट्ठी और हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। आगे देखें तो इस समय मनुष्य अखेट पशुपालक बना गया। उस समय मध्य पाषाण काल के समय मनुष्य पशुपालक बन गया था, पशु को पाला करता था। 1867 में CN कलाई द्वारा सिंहल, यानी सिंहल कहाँ है? श्रीलंका, श्रीलंका को ही सिंहल कहते थे उस समय, क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजने का साथ हुआ था। आगे देखते हैं। सबसे पहले मानव का सदृश प्रणाली जो प्रक मानव यानी होमोसेपियंस प्रजाति के रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है किस रूप में? तो इसे जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, तब भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपको प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व रायसेन जिला यानी अब्दुल्लागंज में स्थित है। इसकी खोज 1957 से 58 ईस्वी में हुआ था। भीमबेटका के डॉक्टर विष्णु श्रीधर बानकर ने द्वारा इसकी खोज की गई थी। इस गुफाओं का प्राकृतिक लाल एवं सफ़ेद रंगों का वन प्राणियों के शुष्क दृश्य से अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि इसमें अंकित हैं। 1 किलोमीटर चौड़ी तथा 150 मीटर ऊंची भीमबेटका की 754 गुफाएं हैं। लगभग 500 चित्र अंकित भी इसमें हैं। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया था। आगे देखते हैं किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुर्जहोम से आपको मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल का भी अस्थि मिला, स्थल प्राप्त हुआ था। आगे देखें तो बुर्जहोम श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थान में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं तो डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा 1935 ईस्वी में खोज की गई थी। यानी बुर्जहोम की खोज कब की गई थी? 1935 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा खोज की गई थी। गौरतावास गड्ढे वाले छप्पर भी इस स्थान पे मिले थे। आगे देखते हैं नर्मदा टोला का उल्लेख किसने किया था? तो नर्मदा टोला का उल्लेख HD समकालिया ने किए थे। नर्मदा टोला का उल्लेख, नर्मदा टोला के बारे में देखें तो नर्मदा टोला इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील दूरी पर स्थित मालवा संस्कृति से संबंधित ताम्रप्रसानिक स्थल है। यह 1700 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में था। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज यानी पूना के शोधकर्ता HD संकालिया द्वारा किया गया था। यहाँ से मुख्य फसलें गेहूँ, अलसी, मसूर के साक्ष्य प्राप्त हुए तथा यहाँ के निवासी आयताकार एवं वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों के घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाए जाते थे? तो इसका यहाँ पर देख लेते हैं। ताम्रपाषाण के महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों में फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की दिशा में उसको दफनाते थे। किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण की दिशा में। इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके, हड्डियाँ और तांबे की कुछ वस्तु भी रखी जाती थी। अहमदनगर के जोरवे एवं दाइमाबाद, पुणे जिले में सोनवा गांव, इनाम गांव, चंदौली आदि इसी साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। ये सभी क्षेत्र जोरवे संस्कृति काल लगभग 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के अंतर्गत आते हैं। किसे चालोकलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालोकित युग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं तो ताम्रपाषाण युग या तांबा युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इस काल के प्रमुख संस्कृति मालवा संस्कृति, जोरवा संस्कृति आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो गैरिक मृदा भांड पात्र का नामकरण हुआ था।
तो इसका आंसर होगा हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में गैरिक मृदा भांड पात्र का नामकरण हुआ था। आगे देखें तो गैरिक मृदा भांड संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का नामकरण हस्तिनापुर और अंतखेड़ा में हुआ था। हरियाणा और राजस्थान के सीमा पर अवस्थित जोधपुर में गैरिक मृदा भांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है। यहाँ काले व लाल मृदा भांड का प्रयोग करने वाले लोग बस्तियों के अस्तित्व का पता चलता है। अगला देखें तो उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। आगे देखते हैं, मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। वो बोलन नदी के किनारे स्थित है। यह नवपाषाण काल के लेकर हड़प्पा काल तक के संस्कृति इतिहास के अवशेष यहाँ मिले हैं। यहाँ से कृषि कर्म के साथ साथ तांबा गलाए जाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता के बारे में देखें तो सैंधव सभ्यता सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आपको ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का काल था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। इस एक कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऐतिहासिक युग से यह संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। इस युग में भव्य चित्रात्मक लिपि का प्रचलन हुआ था, परंतु इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। यानी क्वेश्चन आएगी कि किस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है, तो सिंधु सभ्यता लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित कौन नहीं है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी ने किया था। लोथल की खोज AR राव ने किया था। सुरकोटदा की खोज JP जोशी ने किया था। धौलावीरा BK थापर, ये गलत है। धौलावीरा की खोज BK थापर ने नहीं किए थे। धौलावीरा की खोज किए थे जगपति जोशी एवं RS बिष्ट ने 1967 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किए थे 1912 ईस्वी में। लोथल की खोज हुआ था 1955 में और सुरकोटदा की खोज हुई थी 1954 में। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो इसका आंसर है आपका B हड़प्पा। हड़प्पा है जो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत यानी मोंटेगोमरी में स्थित हड़प्पा सैंधव सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की थी। यानी हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की थी दयाराम साहनी ने। स्टुअर्ट पिगनट ने इसे अर्ध ऐतिहासिक औद्योगिक नगर कहा है। अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा है हड़प्पा को? तो स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत आपको है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई में होने से सॉरी विशाल स्नानागार नहीं होगा, अन्नागार है जो वहाँ का सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत अन्नागार है। आगे देखते हैं, आगे मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी 1922 ईस्वी में। इसका रखालदास बनर्जी के निर्देश में किया गया था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। व्हीलर के अनुसार इस इमारत 45.71 मीटर लंबी तथा 22.86 मीटर चौड़ी है। यह राजकीय भंडारगार तथा यह हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के लगभग बराबर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य प्रमुख इमारतें विशाल स्नानागार, महाविद्यालय भवन, पुजारी यानी योगी की मूर्ति आदि प्राप्त हुए हैं। आगे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थान है जो लोथल में स्थित है।
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यानी लोथल गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1954 से 1955 ईस्वी में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। लोथल के पूर्व भाग में एक गोडीबारा बंदरगाह साक्ष्य मिला है। यह हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो व्यवस्थित शहरी जीवन बिताते थे सिंधु सभ्यता के लोग। उत्कृष्ट नगर योजना एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जल ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे। पर्यावरण अनुकूलन जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता थी। भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रथम नगरीकरण उत्कृष्ट उदाहरण है। ये हड़प्पा स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा स्थल रंगपुर आपको गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के कठियावाड़ा जिले में सुखभादर यानी उसे हम मादर भी कहते हैं नदी के समीप स्थित है। इसकी खुदाई वर्ष 1953 से 54 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर एक पठारी एवं असमतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटें का दुर्ग मिला है। यह पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो आपको रंगपुर से। आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता या पशुपति, उन्हें हम शिव भी कहते हैं, उनकी पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा किया करते थे। यानी कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। भारत में चांदी का उपलब्ध के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर है ए, हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी के उपलब्धतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुई है। इस काल में स्वर्ण का अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जवार और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजबर्द एवं चांदी आयात की जाती थी तथा ईरान से भी चांदी का आयात के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की धातु की प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थलों से नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन संस्कृत कांस्य युगीन था। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी पत्थर एवं कांसे के औजार का प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग कृषि कार्य के लिए पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे, जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य गंधार से मिले हैं, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के मिले हैं। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। कृषि से संबंधित लौह उपकरण अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले प्राप्त हुआ था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल आपका है कौन सी है? जल्दी बताएं। तो इसका हो जाएगा आपका राखी गड्डी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल राखी गड्डी है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखी गड्डी है। आगे देखते हैं। तो आगे है
डेक्कन कॉलेज पुणे को प्रोफेसर बंसा सिद्धे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ स्थल के उल्लेख से यह सत्यापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरास्थल राखी गड्डी है, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। राखी गड्डी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। इसका पुरास्थल खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने किए थे। राखी गड्डी में प्राक हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं तो सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति की थी? तो नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति थी। सिंधु घाटी के लोग का एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित थी। दिब्री मोम विधि पर आधारित था। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का संबंध पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से है। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं तो 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और यहीं से सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार का साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से ही महान स्नानागार का साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ी और 2.43 मीटर गहरी है। इसका फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर से सीढ़ियां बनी हुई है। मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। विशाल स्नानागार धर्मनिष्ठा संबंध स्नान के लिए उपयोग किए जाते थे। उस समय हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पाद में अग्रणी थे? तो इसका आंसर कपास होगा। हड़प्पा के लोग कपास के लिए उत्पाद में बहुत अग्रणी थे। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। वह कपास उत्पाद में अग्रणी थे तथा उनके फसलों से भी परिचित थे। ये फसलें हैं चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई। ये सब फसल से हुए हड़प्पा के लोग परिचित थे। कपास का उत्पाद सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुई थी। मेसोपोटामिया को हम मिस्र, मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द, जबकि यूनान के कपास के लिए सिंडन कहते थे। सिंधु शब्द से ही निकला है सिंडन। आगे चलते हैं। आगे है वैदिक काल। वैदिक काल जो कि अध्याय 3 है प्राचीन भारत में। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। हम सभी टॉपिक इसमें आज क्लियर कराएंगे इस वीडियो में। ये वीडियो मास्टर वीडियो होने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। आगे देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वेदों का संकलन कर्ता कौन थे? वेद व्यास को माना जाता है। वेदों को अपौरुष भी माना जाता है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यानी ऋग्वेद यानी वेद के जो चारों वेद हैं इन्हों को मिलाकर एक संहिता कहा जाता है इन्हें। अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेदों के श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को हम लोग श्रुति भी कहते हैं। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं जिन्हें हम वेदांग कहते हैं। प्रत्येक वेद के कितने अंग हैं? तो प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। वो चारों अंग को हम क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वह कौन कौन से चारों अंग हैं? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषद, ये चारों वेदों के वेदांग हैं। आगे देखते हैं तो सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ये वेद सुदास व भारत के मध्य हुए दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। इस वेद में ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री
ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद में मिलते हैं? तो ऋग्वेद में मिलते हैं। आगे देखते हैं तो ऋग्वेद को दशम मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक, आगे देखते हैं ऋग्वेद के 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितने शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं, जो कि है साकल, बास्कल, अस्बलयन, सांख्य तथा मंडूक्य। ये ऋग्वेद के 5 शाखाएं हैं। आगे देखते हैं किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन आपको ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। साम शब्द का अर्थ होता है गाना। इस प्रकार सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं के स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं। कितने? 1810 छंद हैं, जिसमें 75 को अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया है। 75 को ऋग्वेद से लिया गया है। तो सामवेद में 1810 छंद हैं और ऋग्वेद से कितने लिए गए हैं? तो 75। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथिमुय्या, जैमिनिया, रानायनिया। ये सामवेद की शाखाएं हैं। सामवेद की कितने शाखाएं हैं? तो 3 शाखाएं हैं। कौन कौन? कौथिमुय्या, जैमिनिया और रानायनिया। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत संस्कृत शास्त्र का मूल कहा जाता है सामवेद को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेंगाई बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्यों? तो बोगाज कोई यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त है, इसलिए ये बहुत ही यहाँ महत्वपूर्ण है बोगाज कोई। आगे देखते हैं तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम अभिलेख बोगाज कोई से ही प्राप्त हुए। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में हिती राजा कौन? सुबिलिम्पा और मिनत्ती राजा मित्युअजा के मध्य हुई संधि का उल्लेख है। संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल के देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नक्षत्र या अश्विनी का उल्लेख किया गया है। आगे देखें तो प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाना जाता है स्वर्ण आभूषण को। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाखा कहा जाता है। कुरीर एवं कर्ण शोभन भी आभूषण थे उस समय वैदिक काल में। निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाता था। निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाता था, जबकि बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। यानी कहाँ पे 3 स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है हमें? तो बौद्ध जातक में। कितने? 3 प्रकार के। निष्क या उसको निशाक कहते थे, उसके बाद स्वर्ण और मशाका, ये तीनों हैं जो बौद्ध के जातक में मिले हैं। निशाका उच्च मूल वाली मुद्रा थी, जबकि मशाका निम्न मूल वाली मुद्रा थी। यानी उच्च मूल वाली मुद्रा कौन सी थी? तो निशाका, और निम्न मूल वाली मुद्रा मशाका थी। आगे देखते हैं ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के नाम से संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेत्मा कहा जाता था, यानी सबसे अच्छा माता। देवीत्मा सबसे अच्छी देवी एवं
नदीतमा सबसे अच्छी नदी कहा जाता था। यानी क्वेश्चन में पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे अच्छी नदी कौन सी थी, तो वही नदीतमा कहा जाता था, वही सरस्वती थी। आगे देखते हैं, सरस्वती नदी के हेलमंडी भी कहा गया है। सरस्वती नदी है, उसको हेलमंडी भी कहा गया है। सप्त सैंधा प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियां एवं सरस्वती नदी भी शामिल थे। महाभारत में सरस्वती नदी को प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, आगे है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि ने किए थे। पुराणों की रचना किन्हें किए थे, तो लोमहर्ष ऋषि ने पुराणों की रचना किए थे तथा उनके एक पुत्र थे उग्रश्रवा, उनके भी द्वारा किया गया था पुराणों की रचना। यानी पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा द्वारा किया गया था। पुराणों की संख्या 18 है। उसमें सबसे पहला पुराण मत्स्य पुराण है, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। उसके बाद दूसरा नंबर है मार्कंडेय का, तीसरा नंबर भविष्य का, चौथा नंबर वामन, पांचवा ब्रह्मांड, छठा ब्राह्म वैत्यवर्त, सातवां ब्राह्मण, आठवां भागवत, नौवां वराह, 10वां विष्णु, 11वां वायु, 12वां अग्नि, 13वां नारद, 14वां पद्म, 15वां लिंग, 16वां गरुड़, 17वां कूर्म और 18वां स्कंद पुराण। हाँ, ये पुराण 18 हैं। सबसे लास्ट का पुराण कौन सा है, स्कंद पुराण। और सबसे पुराना पुराण तो मत्स्य पुराण है। ठीक, यहाँ पे लिखा भी गया है पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का ज्ञान कहाँ से होती है, तो यजुर्वेद से। यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधी विधि विधान का ज्ञान प्राप्त होती है। यजुर्वेद मूलतः कर्म कांड से संबंधित ग्रंथ है। कर्म कांड से संबंधित ग्रंथ कौन सी है, यजुर्वेद। इसमें मूल रूप से यज्ञ यानी यजुष संबंधी विधि विधान तथा मंत्रों के संकलन किया गया है। यह गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं। पहला शुक्ल आयुर्वेद, उसको हम उत्तर भारत बोलते हैं, जहाँ केवल पद में, और दूसरा कृष्ण आयुर्वेद दक्षिण भारत, जो कि पद और गद्य दोनों में लिखे गए हैं। यजुर्वेद के पुरोहित अथर्वयु कहलाते थे। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें, शुक्ल यजुर्वेद को हम वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है, तो छंद योग उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है, जिसमें अत्यधिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद एवं राजा का जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा का वर्णन बृहदनारायण उपनिषद में किया गया है, जबकि सत्यकाम ज्वाली एवं उद्दालक श्वेत केतु का व्याख्या छंदोग्य उपनिषद में किए गए हैं। आगे देखते हैं, तो पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुई है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति के अर्धांगिनी बताया गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति का अर्धांगिनी बताया गया है। इसमें जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसे महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा विदत एवं अपनी बात कहने की छूट थी। उस समय वैदिक साहित्य स्रोतों के रूप में ऋग्वेद को पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थल प्राप्त है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान प्राप्त है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन किया गया है। ठीक,
आगे देखते हैं, आगे है वैदिक काल में किस पशु को अधन्य माना गया है। तो वैदिक काल में आपको गाय को अधन्य माना गया है। आगे देखते हैं, तो वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। इसे अधन्य अर्थात न मारे जाने का योग माना गया है गाय को वैदिक काल में। इसे अष्टकर्णी भी कहा गया है। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाली शब्द है। गाय की महत्ता बताने वाले शब्द कौन से है? गविष्टि। पनी नामक पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। पनी नामक पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। कौन? वैदिक काल। वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। जैसे धनी व्यक्ति गोमत, राजा को गोपति, समय को गोधूली, पुत्री को दुहिता कहे जाते थे वैदिक काल में। आगे देखते हैं कि इस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो उपनिषद में आपको मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष शब्द का प्रथम बार उच्चारण श्वेता अवतार उपनिषद में किया गया है। उपनिषदों में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। उपनिषद के वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्राह्मण ज्ञान कहा है। आगे देखते हैं सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। इसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गोत्र का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है। गोत्र शब्द का अर्थ है पुत्र के साथ उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र का अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई है। यह किसी मूल रूप के अनुसार होती है। मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते हैं। पहला कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र, ये 7 गोत्र हैं। आगे देखते हैं, आगे है बौद्ध एवं जैन धर्म। ये चौथा नंबर है टॉपिक, बौद्ध एवं जैन धर्म। तो देखते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म से महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण किस दिन प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म आपको बैसाख पूर्णिमा के दिन उनका निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी जन्म हुआ था। आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्ध के 3 यह सबसे पवित्र दिन होता है जिन्हें 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण दिन। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में बैसाख पूर्णिमा की रात वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी यानी निरंजना के तट पर सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ देखें तो यहाँ पे देख ले तो महात्मा बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा में हुआ था। पूर्णिमा के दिन या 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुए थे। ठीक, यह 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग कर दिए थे। तो गृह की त्याग किए थे उसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तथा 35 वर्ष की आयु में हुए बोधगया में बैसाख पूर्णिमा की रात को ही वट वृक्ष के नीचे यानी निरंजना नदी के तट पर उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक नामक एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म शाक नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में।
महात्मा बुद्ध को शक मुनि भी कहा जाता है। शक मुनि किन्हें कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। इनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शक गण के मुखिया थे। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, वे कपिलवस्तु के शक गण के मुखिया थे। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो बहुत अंतिम व्यक्ति था सुबध यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबध। उनका अंतिम दीक्षा दिए थे सुबध को। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर यानी मल्लल गणराज की राजधानी में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे, जहाँ शुकरमाद्वद यानी सुअर का मांस खाने के कारण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुबध को उन्हें अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, यानी ऋषिपतन, अभी ऋषिपतन कहते हैं, वो सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अंतिम वर्ष काल वैशाली में बिताया था। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्ष वैशाली में बिताए थे। आगे देखते हैं, अष्टांग मार्ग का संकल्पना कौन सा अंग है? तो धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु अष्टांग मार्ग के संकल्पना का अंग है धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु। आगे देखें तो गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिनी मार्ग का उपाय बताया था। इसके 8 तत्व थे: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिनी मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन के विषय वस्तु का अंग है। अष्टांगिनी मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। आगे देखते हैं, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान के प्राप्त करने का समय से लेकर महानिर्वाण तक के प्रवचनों का संग्रहण किया गया है। किसमें? बौद्ध साहित्य में। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है: विनय पिटक, अभिधम पिटक एवं सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, यानी विनय पिटक। सुत्त पिटक की बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है किसमें? विनय पिटक में, यानी विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन मिलता है। और सुत्त पिटक की रचना की थी आनंद ने, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह मिलता है, यानी बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह किसमें मिलता है? तो सुत्त पिटक में मिलता है। अभिधम पिटक की रचना तिस्य ने किए थे। अभिधम पिटक की रचना तिस्य ने किए थे, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। आगे देखते हैं, आगे है अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे, यानी गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से दीक्षा प्राप्त की, अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु उदक, राम, पुत्ता भी माने जाते हैं। बुद्ध के अन्य गुरु किन्हें माना जाता है? तो गुरु उदक, राम, पुत्त भी माने जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन
अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक का पुस्तक की रचना की थी। लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो एडविन अर्नाल्ड ने। इन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की सहायता की थी। ललित विस्तार की सहायता की थी यह पुस्तक लिखने में। आगे देखते हैं तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संहिता का अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप द्वारा किया गया था बौद्ध संहिता की अध्यक्षता। आगे देखते हैं बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व में हुई थी। संहिता का आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। प्रथम बौद्ध संहिता कहाँ की गई थी? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था तथा बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटकों शुद्ध पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। यह संहिता अजातशत्रु यानी हर्यक वंश के हर्यक वंश से अजातशत्रु संबंधित है, इनके शासनकाल में आयोजित की गई थी एवं इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। आगे देखें तो बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे बौद्ध संहिता के समय। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग कब थी? तो गुप्त युग थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो इसमें कौन सी युग थी? तो गुप्त युग थी। आगे देखते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है व बौद्ध पीठ था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है 1450 से 470 ईस्वी में। तुर्क 450 से 470 ईस्वी में कुमारगुप्त था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने, कहाँ का शासक था? बख्तियार खिलजी, तो तुर्की का था बख्तियार खिलजी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया था। कब? 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। आगे देखते हैं, आगे है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला सर्वप्रथम बौद्ध दार्शनिक था आपका नागार्जुन। कौन? नागार्जुन थे जो शून्यता के प्रतिपादन करने वाले प्रथम दार्शनिक थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नागार्जुन। इन्होंने सर्वप्रथम शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किए थे? तो नागार्जुन ने। यहाँ देखते हैं तो प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन माध्यमिक या शून्यवाद मत का प्रवर्तक हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रत्येत्मा समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। शून्यवाद के अनुसार परम तत्व को बुद्धि अथवा विचारों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य अहिंसा है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत का व्यवस्था की गई है। किसमें? जैन धर्म में। आगे देखते हैं तो महाव्रत की व्यवस्था की गई है जैन धर्म में, जो कौन कौन सी है? तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। सत्य देखें तो जीवन की हिंसा या हत्या न करना। सत्य में देखें तो सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह संपत्ति अर्जित न करना। असत्य चोरी न करना। ब्रह्मचर्य इंद्रियों को बस में करना। ये सब थी आपको जैन धर्म की सत्य महाव्रत का व्यवस्था की गई थी। इससे जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए
किस शब्द का उल्लेख किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम में रिजापालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे फिर से देखते हैं। तो जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति का शब्द प्रयोग किया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फलतः ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर केवलीन कहलाए, जिन्हें जीन यानी विजेता, अरिहत मतलब पूज्य तथा निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित भी कहा गया है। आगे देखें तो महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। आगे देखें तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुई थी महावीर का जन्म। यहाँ 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। आगे देखें तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पिता सिद्धार्थ कुंडल ग्राम के दक्षिणी कुल के प्रधान व माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। उनकी माता त्रिशला थी और पिता का नाम सिद्धार्थ था। त्रिशला थी वह लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर ने अपना उपदेश प्राक् भाषा में दिया है। महावीर का प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामली थे, यानी महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामली। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। महावीर ने अपना उपदेश दिया था किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। यहाँ देखते हैं कुछ। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी वन यानी कपिल वस्तु वर्तमान में रुमीनदेई नेपाल में स्थित है। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कपिल वस्तु नाम स्थान पर हुआ था, जो अभी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। आगे देखते हैं तो उनके पिता का नाम था सुदोधन, जो कि शाक्य के राजा कपिल वस्तु के शासक थे। बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी थी और वह कुलीय गणराज के थे। बचपन का नाम महावीर का सिद्धार्थ था, गोत्र गौतम था। पालन पोषण विमाता गौतमी प्रजापति ने की थी, यानी गौतम बुद्ध की पालन पोषण किन्होंने किया था? तो गौतमी प्रजापति ने। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, जो कि यशोधरा से हुआ था, जो कोकिलिय गणराज के राजकुमारी थी। आगे देखिए तो इनका पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाता है। सारथी चन्ना, इनके सारथी कौन थे? चन्ना थे। घोड़ा था कंथन। ध्यान गुरु अलार कलाम। और ज्ञान प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन। तब उसी दिन से ये बुद्ध कहलाने लगे थे। ज्ञान प्राप्ति का स्थल कहाँ था? तो गया में बोध गया बिहार में, जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं बट वृक्ष से संबंधित क्या है? तो इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध ने? पाली भाषा में। स्थल ऋषिपतन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मण यानी पंचवर्गीय को सर्वप्रथम उपदेश दिया था धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में। प्रथम उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने, उसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। वह किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। कहाँ?
तो सारनाथ में। आगे देखते हैं उनके शिष्य कौन थे, तो अनंत व उपाली। आनंद और उपाली उनके शिष्य थे। धर्म प्रचार का स्थल था शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी और कौशल राज। यहाँ उन्होंने धर्म प्रचार का स्थल किए थे, धर्म प्रचार किए थे। जीवन का अंत उनका कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गई थी, जो कि 80 वर्ष के आयु थे उस समय। दिन था वैशाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कसिया गांव महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे चलते हैं तो महात्मा बुद्ध के जीवनी से जुड़ी घटनाएं एवं प्रतीक देख लेते हैं। तो उनके जीवनी से जुड़े प्रतीक थे, तो घटना और चिन्ह। तो जन्म, उनका जन्म का प्रतीक क्या था महात्मा बुद्ध का, तो कमल का फूल। गृह त्याग का क्या प्रतीक था, तो घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति की प्रतीक क्या थी, तो पीपल का वृक्ष। निर्माण का चिन्ह था पद चिन्ह। प्रथम उपदेश का चिन्ह था मृग सहित चक्र। प्रथम उपदेश का उनका जो चिन्ह था मृग सहित चक्र था। आगे देखते हैं महावीर के बारे में देखते हैं। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक, और माता का नाम त्रिशला था, जो कि इनके माता चेटक के लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था, पत्नी का नाम यशोदा थी और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर के पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जो अनुज था। दामाद का नाम जामलित है। प्रथम विरोधी एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए 14वें वर्ष लग गए थे। शिष्य 14 वर्ष की जो वो ज्ञान प्राप्ति किए थे। इनके शिष्य कौन से थे, तो मखलीपुत्र गोसाल। महावीर के शिष्य थे मखलीपुत्र गोसाल। प्रथम शिष्य इनका कौन सा था, तो जामली। महावीर के प्रथम शिष्य थे जामली, जो उनका दामादी था। द्वितीय विरोधी कौन थे, तीसगुप्त। तीसगुप्त इनके द्वितीय विरोधी थे। गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ठीक, आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको 12 वर्ष के तपस्या के पश्चात महावीर के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त स्थल कौन से है, तो जलंबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल वृक्ष इनकी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी महावीर की ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रमुख उपदेश, तो राजगृह में बिलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। राजगीर में बितुलाचक पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर। प्रमुख उपाधि इनकी क्या थी, तो केवली, यानी कैबल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति, जिन, विजेता, निर्ग्रंथ, बंध रहित, अहार्त, पूज्य इनके प्रमुख उपाधि थे। जीवन का अंत इनका कब हुआ, तो इनका जीवन का अंत पावापुरी में हुआ था, जो कि राजगिरी में स्थित है, नालंदा जिले में। इनका 72 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गई थी 468 ईस्वी में। हस्तिपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का साथी क्षेत्र था। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। आगे देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में देखें तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे आपके जैन धर्म के। जन्म इनका महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनका पिता का नाम, पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन थे। इनका माता का नाम बामा देवी थी, जो कि नरवर्म की पुत्री थी। इनकी पत्नी प्रभावती थे, कुशस्थल के राजकुमारी थी। इसके आगे देखें तो इनके विवरण देखें तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ के पुरुषार्थ नियमन अर्थात परम पुरुष कहा गया है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है महाजनपद।
महाजनपद अध्याय 5। महाजनपद के बारे में देखें तो निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 पद का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय में आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था, जबकि अस्मक ही एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ला एवं गणतंत्रात्मक व्यवस्थित थे, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। आगे देखें तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था आपको ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष हुआ था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, अतः उसने ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। आगे देखें तो कालांतर में यह राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुआ था। इसे अवंती के राजा चंड प्रघोत के उनके पांडु रोग यानी पीलिया रोग के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। आगे देखते हैं, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो अहिच्छत्र में महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। अहिच्छत्र वर्तमान बरेली कहाँ है? बरेली में वर्तमान में उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, तथा कंपीला फर्रुखाबाद दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों पांचाल प्रदेश में ही स्थित था। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसे जनपद के अंतर्गत आता है। इन दोनों राज्यों को गंगा नदी अलग करती है। आगे देखते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? वो कौन था? तो वो थे अजातशत्रु ने अपने पिता को ही हत्या कर दी थी। देखते हैं, मगध के शासक अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु की हत्या भी उनके पुत्र ने ही कर दिया, उसी उदयनी द्वारा राज्यारोहण हेतु ही। अजातशत्रु के कुनिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुनिक। अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी द्वारा वैशाली में विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, वैशाली कहाँ है? तो वैशाली बिहार राज्य में स्थित है। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। लिच्छवी वज्जी संघ में प्रमुख थे। वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है, जो कि वज्जी की राजधानी है, जहाँ का राजा चेटक थे। यानी वज्जी की राजधानी थी। वज्जी के राजा कौन थे? चेटक थे। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन ही थी। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से किया था। वज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के अंतर्गत शामिल थे। आगे देखते हैं, तो प्राचीन सरस्वती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। प्राचीन सरस्वती का नगर अर्धचंद्राकार है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती का नगर विन्यास उल्लेख के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है। यानी कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। उसका उल्लेखनों का आधार अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है। कनिंधम द्वारा सन 1861 में उत्तर प्रदेश स्थित सहेत
महेत यानी उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच के जिले के सीमा पर स्थित है, की पहचान श्रावस्ती के रूप में की गई है। आगे देखते हैं, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंड प्रघोत को पराजित कर अवंती यानी मालवा के मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र कालाशोक यानी 394 से 396 ईस्वी के बीच गद्दी पर बैठा था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है कौन? तो महापद्म नंद। महापद्म नंद को मगध के सम्राट हैं जिन्हें अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे। उनके पुराणों में अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, यानी परशुराम का द्वितीय अवतार। और सर्वक्षत्रांकत क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है इन्हें, जबकि महाबोधि वंश उन्हें उग्रसेन कहता था। मगध व शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ था। यह मगध का सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। अनुल्लंघित शासक एवं एकराट उसकी अन्य उपाधि थी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उनकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। कलिंग विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपको खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। आगे देखते हैं, तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो प्रारंभिक गणतंत्र में अवधेय नहीं था। ठीक, आगे देखते हैं, कपिल वस्तु को शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, सुमारगिरी के भाग्य, रामग्राम को केलिया, कुशिनार को मल्ल, मिथिला को विदेह आदि बुद्ध काल के गंगा घाटी में कई गणराज्यों का अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जबकि यौधेय गुप्त काल में झेलम और सिंधु नदी के मध्य का भाग था। कनिंधम के अनुसार यौधेय देश सतलुज के दोनों तटों पर विस्तृत थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में अवधेयों का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। इसके बारे में देखें तो पुराणों के अनुसार बृहदत्त वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के प्रथम शासक बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज यानी राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। यानी राजगिरी को अपनी राजधानी कौन बनाया था? जरासंध ने। उदयनी ने राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। आगे देखते हैं, तो चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो चेदी वंश का राजा खारवेल कलिंग से संबंधित था। चेदी वंश का राजा खारवेल कलिंग से संबंधित था। आगे देखते हैं, तो चेदी, उसे चेती भी कहते थे, तो चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल कलिंग से संबंधित था, जो इस वंश का तृतीय शासक था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के विषय में हाथी गुम्फा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में सच मिलते हैं। महामेघवाह कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था, इस कारण इन्हें महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी सुक्तिमती या सेतिथवती थी। आगे देखते हैं, आगे है शिशुनाग वंश का वह शासक जिसने शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था, जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ था? तो कालाशोक के समय हुआ था। इस संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इस संगीति में बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक दो भागों में बट गया था। कालाशोक के
काकबर्न के नाम से भी जाना जाता है। काकबर्न के नाम से कालाशोक को जाना जाता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र की अपनी राजधानी बनाया था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सी थी? तो अस्मक है जो गोदावरी तट पर स्थित महाजनपद था। 16 महाजनपदों में अस्मक या अस्सक जो दक्षिण भारत के नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठ या पोतन अथवा पोतली थी, इसे प्राचीनतम नाश प्रतिष्ठान कहते हैं। पोतन व पोतली का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अस्मक एवं राजतंत्रात्मक राज्य था। अस्मक एक राजतंत्रात्मक राज्य था जिसकी स्थापना एक छैबाकुबसिया नामक शासक ने किया था। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा मालवा। मालवा है जो भारत का अवंतिका के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध तथा जैन ग्रंथ में मिलते हैं। मालवा महाजनपद वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो मालवा महाजनपद प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंतिका की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंतिका की राजधानी महिष्मती थी। बौद्ध ग्रंथ महावज्ञ जातक के अनुसार अवंती में चंड प्रद्योत वंश का शासक था। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो सीतापुर में स्थित है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ। आगे देखते हैं, गोमती नदी के तट पर स्थित है नैमिषारण्य तीर्थ। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख सघन वन के रूप में किया गया है। इसके समीप मिश्रिक नामक स्थान पर हर्षित दधीची का आश्रम स्थित है। आगे ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।